दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। पांचवें चरण का चुनाव अब सामने है। पांचवें चरण के चुनाव से पहले खास तौर से ये बात है कि पिछले 4 चरणों में क्या स्थिति रही है और आने वाले अब बाकी के जो चरण हैं उसमें क्या कुछ तस्वीर बदल पाएगी या फिर किसी एक पार्टी का दावा मजबूत होगा या फिर किसी के लिए कहानी पलट जाएगी, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि पांचवें चरण में कुछ बड़े चेहरों के चुनाव जो है, खास तौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर अमेठी रायबरेली का चुनाव है। यहाँ पर कैसरगंज की अगर बात करें, वहां पर भी चुनाव है। इस तरह की ये वो सीटें हैं जो कि अच्छा खासा दमखम रखती हैं। भले ही उनकी सीट पर चुनाव है पांचवे में, लेकिन वो आसपास की भी बाकी सीटों पर अपना एक अच्छा खासा दबाव रखती है। उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा ये देखना होगा। राहुल गांधी की सीट पर लगातार 2014 से बीजेपी की नजर बनी रही है कि किस तरह से राहुल गांधी जो हैं उनके वोट को कम किया जा सके या उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कोई भाषण राहुल गांधी पर अटैक किए बिना नहीं हुआ है, सोनिया गांधी पर अटैक किए बिना नहीं हुआ है, क्योंकि गांधी परिवार का दबदबा उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर बना रहा है। अब वही सीटें अगर उनकी जमीन खिसका दें तो यहाँ पर बीजेपी का बहुत बड़ा काम एक छोटी सी तरीके से हो जाता है। लेकिन इस बार वो चीज नहीं नजर आ रही है। इस बार तस्वीर बदली हुई है। इस बार राहुल गांधी के भाषणों ने जिस तरह से कलेवर पैदा किया है लोगों के मन में और जो कलर बनाने की कोशिश की है, उससे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी इस बार इस चुनाव को काफी इंटरेस्टिंग बना चुके हैं। अब उनकी सीट कैसे रहने वाली है ये भी देखना होगा। हम बात करेंगे डॉक्टर सीपी राय जी से, जो कि खुद जमीन की पूरी तस्वीर देख चुके हैं और जानते हैं कि कैसे अब ये और वो जानते हैं कि कैसे यहाँ पर रायबरेली और अमेठी में अगर बात की जाए सर, राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ के रायबरेली को चुना। क्यों? क्या कांग्रेस ये चाह रही है कि इस बार अमेठी एज पर द चर्चा जो आ रही है सामने निकल के कि अमेठी स्मृति ईरानी के लिए कमजोर स्थिति बन रही है? प्रीता जी, जहां तक रायबरेली का सवाल है, रायबरेली उनकी पुश्तैनी सीट रही है जहां से पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहां से एमपी होते रहे। जवाहरलाल नेहरू जी का कार्य क्षेत्र रहा, फिरोज गांधी जी का कार्य क्षेत्र रहा, इंदिरा गांधी जी वहां से होती रही, सोनिया गांधी इतने लंबे समय से वहां से एमपी रही। तो ये तय किया गया कि जो इस तरह की सीटें और सोनिया गांधी छोड़ रही हैं। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने एक बड़ी मार्मिक चिट्ठी लिखी थी जब वो राज्यसभा एमपी बनने गई, तो अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर के कि मैं आप लोग बीच में आ नहीं पाती हूँ, समय नहीं दे पाती हूँ, तो अब मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा आपसे रिश्ता बना रहेगा और जो भी मेरे परिवार से आपके यहाँ जाए उसे वही प्यार और दुलार दीजिएगा। कल सोनिया गांधी वहां पहुंची थी और कल उन्होंने कहा था कि मैं आपको अपना बेटा भेंट कर रही हूँ, अब मेरा बेटा आपको मैं दे रही हूँ। तो इस तरह की बात सोनिया जी ने कही थी, बड़ा भावुक पल था वो। वहां के जो लोग हैं, रायबरेली के लोग, उससे तमाम लोगों से बात होती है और वहां के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जीत हार क्या होगी। वहां के लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि कितना बड़ा मार्जिन होगा, कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा जीत का। रायबरेली में लोग उस पे बारे में चर्चा कर रहे हैं। जहां तक अमेठी का सवाल है, अमेठी के लोग, मैं चुनाव से पहले अमेठी गया था और वहां की आम जनता में तमाम लोगों से बात हुई थी। अमेठी की आम जनता मैंने देखा कि बड़ा भारी पछतावा था कि पिछले चुनाव में उन्होंने वैसा परिणाम क्यों दिया। इसको लेकर वो लोग बहुत पछता रहे थे। उनका कहना यह था कि रायबरेली अमेठी कौन जानता, हिंदुस्तान के इतने जिले और लोकसभा क्षेत्र हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन चूंकि नेहरू परिवार वहां से चुनाव लड़ता रहा, इन दोनों जगहों का नाम पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमारा सम्मान इतना बड़ा है कि हमको लोग नाम से जानते हैं, अमेठी के हैं, ये रायबरेली के हैं। तो ये सब उनके मन में था। उधर स्मृति ईरानी भी कुछ कर नहीं पाई और उनका जो अहंकार था उससे लोग बड़े वहां पर पीड़ित हैं और बड़े निराश है उससे। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े निराश हैं। दोहरी रणनीति हुई। एक तरफ वो सीट जो वर्षों वर्षों से कांग्रेस इस परिवार के पास थी और कांग्रेस पार्टी के पास थी, वहां से राहुल गांधी को लड़ाने का फैसला किया गया, जहां एक रिकॉर्ड जीत शायद उनको होने जा रही है, जैसा तमाम पत्रकार और वहां के आम आदमी कह रहे हैं। और अमेठी में अगर वहां की मंत्री जो बहुत अहंकारी मानी जाती हैं वो हारती हैं, तो एक साधारण कार्यकर्ता जो वहां पिछले 30-40 साल से काम करता रहा है उसके द्वारा हार जाती हैं, वो अपने आप में वो एक बड़ा मैसेज है। और ऐसी रिपोर्ट्स है ग्राउंड की कि दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और दोनों सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, जिसमें अमेठी जीतेगी, अच्छे वोटों से जीतेगी और रायबरेली में रिकॉर्ड वोट से जीतेगी, ऐसा वहां बताया जा रहा है। जी विनीता जी। जी सर, जिस तरह आपने कहा कि सोनिया गांधी ने भावुक भाषण दिया,
यानी कि राहुल गांधी की ये रिपोर्ट कि वो रायबरेली से जीत ही जाएंगे, क्या ये कंफर्मेशन लेकर और वहां का पूरा सर्वे और जानकारी जुटाने के बाद राहुल गांधी वहां पर उतरे, या फिर बीजेपी, क्योंकि नहीं, उनकी रणनीति में सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि दूसरे को हराने की भी कुछ खास रणनीतियां होती हैं, जिसमें स्मृति ईरानी को जब पहली बार अमेठी भेजा गया था उसका वो रणनीति का हिस्सा थी। और इसी तरह से अभी भी राहुल गांधी मेन टारगेट पर है। उत्तर प्रदेश में बात करें, जैसे कि अखिलेश यादव की बात करें, तो कन्नौज सीट ऐसी है जो कि एक बहुत कंफर्म सीट नहीं है। अगर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद वहां से नहीं लड़ते और कोई और चुनाव लड़ता तो वो सीट हार भी सकते थे। इसी तरह से राहुल गांधी की सीट के बारे में, रायबरेली के बारे में सर क्या इनपुट है? क्या वहां पे ये है कि राहुल गांधी के लिए जमीनी तौर पर और वहां पर अंदर खाने किस तरह की खबर है कि उनके लिए क्या लोग कोशिश कर रही है बीजेपी भी? वनिता जी, दोनों ही सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित थी। अमेठी से भी वो बहुत कई लाख वोट से जीतते, लेकिन ये तय किया गया कि जो सीट जवाहरलाल नेहरू और फिरोज शाह गांधी से लेके और लगातार थी, और सोनिया जी छोड़ रही थी। और सोनिया जी ने एक जो चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था मेरे परिवार का कोई भी आए तो उसको आप अपना सम्मान, प्यार और दुलार देंगे, उसका आदर किया गया और मां के आदेश का आदर किया गया। और मां के आदेश पर उस सीट पर राहुल गांधी ने लड़ने का फैसला किया। अमेठी सीट पर अपने एक ऐसे कार्यकर्ता जो पिछले 40 साल से चुनाव लड़ रहे थे उनको लड़ाया गया। और इसलिए लड़ाया गया कि एक कार्यकर्ता भी अहंकार में जो किसी मंत्री को बड़ी बुरी तरह चुनाव हरा सकता है, ये मैसेज भी देना था। और मुझे लगता है जो वहां के तमाम साथी कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, आम जनता कहती है कि ये मैसेज देने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कामयाब रही है। जी वनीता। और सर अगर हम अमेठी की बात करें, कांग्रेस की रणनीति की भी बात करें कि कांग्रेस ने इस बार जो टिकट बांटी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो कई बार बदलने के बाद और कह रहे हैं कि फाइनल डिसीजन उन्होंने सही लिए कई सीटों को लेकर, इस तरह से कांग्रेस की रणनीति क्या रही है? क्या सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी, उसके अलावा अंदर खाने की रणनीति को भी लेकर क्या कोई चर्चा हुई है? नहीं, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रही हैं, एक दूसरे को राय दे रही हैं। जैसे अखिलेश यादव जी का है, उन्होंने पहले अपने भाई को टिकट दिया कन्नौज से, लेकिन फिर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आई कि वहां पर लड़ाई थोड़ी गंभीर है, अखिलेश जी खुद चुनाव लड़ेंगे तो वो कहीं बेहतर चुनाव रहेगा और वो जीत जाएंगे। और वो उनका बिल्कुल सही फैसला हुआ। इसी तरह से बहुत सारी सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत संकट में है और इंडिया गठबंधन तमाम सीटों पर जीतता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। पिछले चरण में 13 की 13 सीटें बीजेपी की थी, लेकिन जो तमाम साथियों से बातचीत हुई तमाम जिलों में, उससे पता ये चला कि 7 के आसपास सीटें ऐसी है जिसमें इंडिया गठबंधन बिल्कुल जीतता हुआ दिखलाई पड़ रहा है और बाकी सीटों पर बहुत गंभीर लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है और हार सकता है। तो इसी तरह की रिपोर्ट सारी जगहों से अभी मिल रही है। और पूर्वांचल जाते जाते तो मुझे लगता है कि हवा बिल्कुल एक तरफा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर लेकिन बीजेपी का तो ये मानना है कि इस बार वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है, और स्मृति ईरानी की अगर कुछ वीडियोस को उठाया जाए, कैसे वो प्रियंका गांधी की मिमिक्री कर रही हैं और अपना दावा वो मजबूत कर रही हैं, उल्टा वो इस बात को आधार बना रही है कि उनसे राहुल गांधी उनकी सीट को छोड़कर दूसरी जगह इसलिए चले गए क्योंकि स्मृति का यहाँ पर बड़ा कंट्रोल है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स स्मृति को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है, ये बात सच है? एक पत्रकार की निगाह से अगर देखा जाए तो दरअसल बीजेपी की एक साजिश थी। बीजेपी ये चाह रही थी कि राहुल गांधी अमेठी लड़ लें और फिर उसके बाद जो गोदी मीडिया है, जो पूरी तरह गोदी में खेल रहा है, वो सीधे सीधे पूरे चुनाव को राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी बना देता और पूरे देश में पूरे टाइम वही चलाता रहता, स्मृति ईरानी की राहुल गांधी। अब वहां चुनाव नहीं लड़ने के कारण उनका वो पूरा हथियार धोतरा हो गया। वो जो साजिश चल रहे थे, जो करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया। उसकी बौखलाहट स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। स्मृति ईरानी भी जो बौखलाहटपूर्ण भाषण दे रही हैं, उनको ग्राउंड रिपोर्ट मिल चुकी है, वो हारने जा रही हैं। वहां के खुद बीजेपी के लोग उनसे बड़े त्रस्त हैं, उनके अहंकार से बड़े परेशान हैं। एक बीजेपी के विधायक मुझे मिले थे और उनका कहना यह था कि हम तो ये चाहते हैं कि स्मृति ईरानी बहुत बुरी तरह हार जाए। खुद बीजेपी के विधायक। एक अन्य स्मृति ईरानी के बहुत खास आदमी मुझे मिले थे जो स्मृति ईरानी के खिलाफ बहुत सारे मुझे प्रमाण दिखा रहे थे, तमाम तरह के। लेकिन खैर हम लोगों से उसका कोई मतलब नहीं। वो जो प्रमाण लेकर घूम रहे थे, मैंने भाई इसको आपको जनता के बीच में ले जाना चाहिए, जनता के बीच में ले जाइए, इसको मुकदमा कायम करिए, इसको लोकायुक्त को दीजिए, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। वो क्या करेंगे वो जाने। लेकिन वो बहुत सारी चीजें लेके आए थे और स्मृति ईरानी को पहले खास हुआ करते थे और अब वो मुझे बताने आए थे कि देखिए इसका कैसे इस्तेमाल करूं, उनके खिलाफ मेरे पास भ्रष्टाचार के इतने सबूत हैं। और वो सचमुच 6 GB डेटा के साथ
वो सबूत और तमाम चीजें उनके पास मौजूद थी जो मैंने खुद देखी हैं। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जो बौखलाहट है और जो भाषण का स्तर गिरा है, वो अपने आप में बतलाता है कि उनकी स्थिति क्या है। अगर वो मजबूत होते हैं, मजबूत जो योद्धा होता है वो भारी भरकम बातें करता है, वो गंभीर होता है। जो योद्धा हार रहा होता है या जो हार रहा होता है कुश्ती, वो हमेशा धूल फेंकने लगता है, गाली देने लगता है, हल्की बातें करने लगता है। वो चीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दिखाई पड़ रही है, जिसकी उम्मीद हम और आप नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री पद पर बैठे हुए लोग हल्की बात करेंगे, इसकी उम्मीद हम आप नहीं करते, क्योंकि वो हम सबके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अफसोस कि वो लोग कर रहे हैं और इससे महसूस होता है कि उनको अपनी हार देख करके, वैसे तो लोकतंत्र में हार और जीत दोनों को सामान्य भाव से लेना चाहिए। जीत जाए तो अहंकार नहीं होना चाहिए और हार जाए तो निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है हार और जीत होना। लेकिन दुर्भाग्य है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जैसा ट्रंप ने वहां किया था अमेरिका में और उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, उसी तरह से ये लोग उसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं और हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसी निराशा में तमाम हल्की बातें कर रहे हैं और हल्की बात करके मुझे लगता है अपना और ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और रिजल्ट बीजेपी के लिए कम निकल कर अगर आता है इस बार और वो हार जाती है, तो लोग चर्चा करेंगे, बीजेपी समर्थक भी कहेंगे कि अगर ऐसा था तो फिर पिछली 2 बार से बीजेपी जीत रही थी, क्या ईवीएम, तो इसका मतलब इस बार ईवीएम का फॉर्मूला नहीं चला और क्या मतलब पिछली 2 बार चल गया था। तमाम तरह की बातें उस वक्त निकल कर आएंगी सर। जी विनीता जी, ऐसा होता है जब चुनाव का मार्जिन कम हो या तो चुनाव का मार्जिन एक के पक्ष में ज्यादा हो तो चुनाव जीता जाता है, या चुनाव का मार्जिन कम हो तो ईवीएम की कारीगरी और उसकी प्रोग्रामिंग आपके 10-20-50 हजार वोट बढ़ा सकती है। लेकिन जब चुनाव में मार्जिन जनता का एक तरफा आपके खिलाफ चला जाए, जैसा कि विभिन्न प्रदेशों में होता है, जब किसी प्रदेश में कोई पार्टी चुनाव जीत जाती थी, कहते क्या ईवीएम काम नहीं आई? नहीं, काम आई। अगर ईवीएम काम नहीं आई होती तो 60-70 की बजाय 100 सीट दूसरी पार्टी जीतती वहां। लेकिन आपने ईवीएम में कारीगरी की तो जो मार्जिन कम था वहां पर आप फिर भी जीत गए और वो वोट परसेंटेज आपने अपना बरकरार रख लिया, क्योंकि ईवीएम में और कुछ नहीं हो सकता। उसमें केवल प्रोग्रामिंग हो सकती है कि हर चौथा पांचवा वोट बीजेपी को पड़े। आपने चौथा पांचवा वोट बीजेपी को पढ़ने का तो डाला, लेकिन उसके कुछ परसेंटेज बढ़ाए, लेकिन उससे ज्यादा परसेंट में लोगों ने आपके खिलाफ वोट डालना शुरू कर दिया, तो फिर वो ईवीएम काम नहीं आती है। फिर वो जनमत का फैसला लोगों को मानना पड़ता है और वो निकल करके आता है। आप प्रोग्रामिंग में केवल कुछ परसेंटेज की बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि जितना वोट पड़ता जाए उसके मुताबिक उसी वक्त कुछ चीजें बदलती चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो एडवांस की प्रोग्रामिंग होती है। इसीलिए जब एक तरफा वोट जहां चला जाता है वहां बीजेपी हार जाती है, ईवीएम काम नहीं आती है। जी वनिता जी। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सर इस बार बहुत बड़ा मार्जिन रहने वाला है। अमेठी रायबरेली जैसी सीटें जो है जिस पर कांग्रेस परेशान हो रही थी पिछली 2 बार से, अब यहाँ पर उनका कंट्रोल एक बार वापस से भी हो सकता है और यहाँ की सीटों को सुरक्षित करने के अलावा बीजेपी के बड़े नेता जैसे स्मृति ईरानी ये अपनी सीट खो सकते हैं, इनकी जमीन यहाँ से हिल सकती है। थैंक यू सो मच सर। अमेठी में अब चुनाव है और इसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।